हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आर के एस पी एन हब। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम टॉप 50 जो जीके और जीएस के क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड आपके क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि हेमिस गोम्पा किस क्षेत्र में है, यानी जो हेमिस गोम्पा है वो किस क्षेत्र में है। लद्दाख में है, सिक्किम में है, नागपुर में है या फिर ग्वालियर में है। तो फ्रेंड, करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये कहाँ है, ये लद्दाख में है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यानी लद्दाख में हेमिस गोम्पा है, ये करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किस देश में है। यानी जो दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी है किस देश में है। चीन में है, भारत में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है या फिर इनमें से किसी में भी नहीं है। तो फ्रेंड, करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हमारी कहाँ है, ये सबसे पहले हमारी भारत में बनी है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इंडिया ही हो जाएगा, यानी भारत हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए फ्रेंड, आगे बात कर रहा है कि पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। पुत्रराज सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो फ्रेंड, ये आपको पता है कि जो हमारे अवार्ड होते हैं, प्राइज होते हैं और जो हमारे गेम्स से हमारे ज़्यादा क्वेश्चन पूछाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नृत्य में दिया जाता है, संगीत में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है या फिर चित्रकला में दिया जाता है। तो फ्रेंड, करेक्ट आंसर की बात करें तो ये किस में दिया जाता है, ये संगीत में दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि बोहाग बहु मुख्य रूप से किस उत्तर पूर्व भारत के प्रदेश का त्योहार है। कौन सा, बोहाग बहु। ठीक है, बोहाग बहु ये किस उत्तर पूर्व भारत के प्रदेश का त्योहार है, बताना है। असम का है, मेघालय का है, अरुणाचल प्रदेश का है या फिर मिजोरम का है। तो फ्रेंड, करेक्ट आंसर की बात करें तो ये किसका है, ये जो त्योहार है ये असम में मनाया जाता है। बोहाग वो कहाँ मनाया जाता है, ये असम में मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड, आगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बात कर रहा है कि बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति किस चित्रकला से संबंधित है। यानी देखिए क्या कह रहा है, बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति किस चित्रकला से संबंधित है। पहाड़ चित्रकला से, किशनगढ़ चित्रकला से, राजपूत चित्रकला से या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बनी ठनी नामक जो प्रसिद्ध चित्रकृति है, अगर हम इसकी बात करें तो ये किशनगढ़ चित्रकला जो है उससे संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। नेक्स्ट बात करता है कि करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है। यहाँ पर करगम, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है। तो फ्रेंड देखिए, जो लोक नृत्य होते हैं किसी प्रदेश का, ठीक है, किसी क्षेत्र का, ये भी बहुत पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बताना है। तो केरल है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है या फिर तमिलनाडु है। तो करेक्ट आंसर की बात करें 6 नंबर में, तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डी वाला हो जाएगा। यानी करगम जो लोक नृत्य है वो कहाँ होता है, वो तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है। तो यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में किसने बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बंगला लिखा। यानी जो बांग्लादेश का भी एक राष्ट्रगान लिखा है और प्लस इंडिया का भी राष्ट्रगान लिखा है। तो ये किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, नजरुल इस्लाम ने लिखा है, शांतिदेव घोष ने लिखा है या फिर अनीसुर रहमान ने लिखा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 7 नंबर की बात करें तो यहाँ पर हमारे कौन, रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं, जिन्होंने दो राज्य का राष्ट्रगान लिखा है। यानी दो राष्ट्र का राष्ट्रगान लिखा है। किसका, इंडिया का लिखा है और बांग्लादेश का लिखा है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य रूप हैं। यानी हुसरी और बिहुना ये किस राज्य के प्रदेश के नृत्य रूप हैं। तो बिहार के हैं, असम के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं या फिर उड़ीसा के हैं। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ये किसके हैं, ये पश्चिम बंगाल के हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि भारत दुर्दशा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? भारत दुर्दशा नामक एक हिंदी लेख है ये, और किस हिंदी, और इसमें हिंदी ही के लेखक हैं। ये किसने लिखा हुआ है? कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, हरिशंकर परसाई ने लिखा है, महादेवी वर्मा ने लिखा है, या फिर गोपाल चंद्र गिरधर दास ने लिखा है? तो फ्रेंड करेक्ट आंसर की बात करें तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ठीक है। इसे 10th क्लास में खूब पढ़ा है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा बी वाला, सॉरी ए वाला हो जाएगा, ठीक है। ए वाला हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बात करता है कि यहाँ पर देखिए कह रहा है कि भारत के अलावा तमिल भाषा कहाँ कहाँ की आधिकारिक भाषा है? यानी भारत के अलावा तमिल जो भाषा है और किस देश में बोली जाती है? श्रीलंका और सिंगापुर में, मॉरिशस और सिंगापुर में, श्रीलंका और मलेशिया में, या फिर इंडोनेशिया और मलेशिया में? तो फ्रेंड यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए श्रीलंका और जो सिंगापुर है वहाँ पर भी तमिल भाषा एक आधिकारिक भाषा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। आगे देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि सबरीमाला किस प्रदेश में है? सबरीमाला किस प्रदेश में है? केरल में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, या फिर आंध्र प्रदेश में है? तो फ्रेंड यहाँ पर सबरीमाला की बात करें तो यहाँ पर ये किस में है? ये फ्रेंड देखिए केरल में है। सबरीमाला किस प्रदेश में है? ये केरल में है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। केरल में सबरीमाला है, तो करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश को ब्लैक पेगोडा कहा जाता है? यानी किस मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहा जाता है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, सूर्य मंदिर कोणार्क, मीनाक्षी मंदिर मदुरै, जगन्नाथ मंदिर पुरी? तो यहाँ पर हमें बताना है कि किस मंदिर को ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। तो 12th नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये जो सूर्य मंदिर कोणार्क है इसे ही क्या कहा जाता है? ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि फ्लेमिंगो त्योहार, यानी फ्लेमिंगो त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? फ्लेमिंगो त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो यहाँ पर बताना है फ्लेमिंगो त्योहार के बारे में। कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, केरल है? तो फ्रेंड यहाँ पर फ्लेमिंगो त्योहार की बात करें 13 नंबर में तो यहाँ पर ये कहाँ मनाया जाता है? ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो फ्रेंड आपको इसका कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आंध्र प्रदेश किस चीज़ के लिए फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आगे बात कर रहा है कि कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में है? यानी कौन सा वेद आधा गद्य में लिखा गया है और आधा काव्य में लिखा गया है? तो यहाँ पर सामवेद है, ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, या फिर यजुर्वेद है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 14 नंबर की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। यानी जो हमारा यजुर्वेद है वो हमारा आधा गद्य और आधा काव्य में लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। आगे 15 नंबर की बात करें तो कह रहा है कि वल्लवी काल किस काल को कहा जाता है? वल्लवी काल किस काल को कहा जाता है? मौर्य काल को कहा जाता है, गुप्त काल को कहा जाता है, कुषाण काल को कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो 15 नंबर की बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए जो गुप्त काल है उसी को क्या कहा जाता है? वल्लवी काल कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड जो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? यानी जो झंडा दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है, 7 दिसंबर को मनाया जाता है, 11 दिसंबर, या फिर 17 दिसंबर? तो करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पर 16 नंबर में तो यहाँ पर देखिए ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। यानी ये क्या होता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट बात कर रहा है कि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि राष्ट्रीय जो गणित दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है, या फिर 17 दिसंबर को, या फिर 25 दिसंबर को, या फिर 20 दिसंबर को? तो ये देखिए फ्रेंड ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है, अभी हाल ही में निकला है। तो करेक्ट आंसर हमारा ये कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, ठीक है। ए वाला हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड आगे बात करते हैं 18 नंबर में कह रहा है कि कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, हल्का मत समझना इस क्वेश्चन को। रांची है, बेंगलुरु है, अहमदाबाद है, या फिर जयपुर है? तो यहाँ पर हम 18 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए कर्नाटक की जो राजधानी है वो कहाँ है? बेंगलुरु है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
आगे कह रहा है कि लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है। लिंगराज मंदिर आंध्र प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है या फिर उड़ीसा में है। तो यहाँ पर 19 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो लिंगराज मंदिर है वो उड़ीसा में है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है। यानी निम्नलिखित में से कौन सी चोल चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है। नटराज है, मुरुगन है, विष्णु है या फिर वेंकटेश्वर है। तो यहाँ पर हमें चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति के बारे में बताना है। तो यहाँ पर बी वाले की बात करें, सॉरी 20 नंबर की बात करें तो यहाँ पर हमारा नटराज की जो मूर्ति है वो सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। आगे फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि कल्हड़ की राजतरंगिणी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई थी। यानी कह रहा है कि कल्हड़ की राजतरंगिणी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई थी। 10वीं में हुई थी, 11वीं में हुई थी, 12वीं में हुई थी, 13वीं में हुई थी। तो यहाँ पर 21 नंबर की बात करें तो यहाँ पर ये देखिए 12वीं शताब्दी जो थी उसी में कल्हड़ की राजतरंगिणी की रचना हुई थी। तो करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए। तो फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है। उसी से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर कोरंगनाथ है या फिर बृहदेश्वर है या फिर ऐरावतेश्वर है या फिर कैलाशनाथ है। तो यहाँ पर हमें जो चोल मंदिर है वो कौन से साम्राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर 22 नंबर की बात करें तो ये कैलाशनाथ से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए। आगे बात कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। यानी जो लोकसभा का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। तो फ्रेंड हमने जो इससे पहले हमने वीडियो एक बनाया था उसमें हमने जितने भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं इंपॉर्टेंट वो सारे कवर किए हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाकर। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 330 से है या फिर 345 है या फिर 222 है या फिर 332 है। इस अनुच्छेद की हमने कल भी बात की थी। तो यहाँ पर हम 23 नंबर की बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए वाला। ठीक है, अनुच्छेद 330 में इन अनुसूचित जातियों और जनजातियों की बात की गई है। तो यानी उनके आरक्षण की। तो करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। आगे देखिए। कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक तालिका का कार्य कौन सा न्यायालय करता है। कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप जो है उसकी न्यायिक तालिका का कार्य कौन सा न्यायालय करता है। केरल हाई कोर्ट करता है, तमिलनाडु हाई कोर्ट करता है, बॉम्बे हाई कोर्ट करता है, कलकत्ता हाई कोर्ट करता है। तो 24 नंबर की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा केरल का हाई कोर्ट है वही क्या करता है, उसकी न्यायिक तालिका का कार्यकाल करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या है कौन बदल सकता है। कानून द्वारा संसद, राष्ट्रपति आदेश, केंद्र सरकार की अधिसूचना, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो संसद है वही कानून लाकर यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बदल सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा 25 का ए हो जाएगा। ठीक है, ए वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड, कह रहा है कि भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है। भारत में कह रहा है कि 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है। तो यानी 15 लाख है, 20 लाख वाले, 30 लाख वाले या फिर 25 लाख वाले। तो 26 नंबर की बात करें तो यानी जिस शहर की जो सॉरी जो राज्य जिस राज्य में अगर 20 लाख जनसंख्या होगी वो क्या होगा, वो पंचायती राज्य में आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, बी वाला हमारा यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है। यानी राज्यपाल को उसके कार्यकाल से कौन हटा सकता है। संसद हटा सकता है, राज्य विधानसभा हटा सकती है, राष्ट्रपति हटा सकता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 27 नंबर की बात करें तो यहाँ पर ये पावर किसके पास होता है, सिर्फ राष्ट्रपति के पास पावर होता है ये कि वो राज्यपाल को हटा सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है। सीमा प्रबंधन किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। तो यहाँ पर 28 नंबर की बात करें तो यानी ये गृह मंत्रालय के अंडर में यह विभाग आता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो है वो आपको टाइम पर मिलता रहे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होती रहे। ठीक है, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है। यानी क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है। लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश है, कच्छ है या फिर बाड़मेर बाड़मेर है। तो यहाँ पर 29 नंबर में बात करें तो यहाँ पर लद्दाख जो है वो सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्र है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो 30 नंबर हम फ्रेंड 30 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। तो हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, बॉम्बे हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो 30 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय जो है इसका सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड नेक्स्ट देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संबंधित 8वीं अनुसूची में नहीं है। यानी इनमें से बताना है कि कौन सी भाषा जो हमारी अनुसूची में दी गई है उनमें से 8वीं अनुसूची में नहीं है। संस्कृत है या फिर फारसी है या फिर नेपाली है या फिर कश्मीरी है। तो 31 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए फारसी भाषा का जिक्र नहीं किया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी भारतीय संविधान में जो संशोधन होता रहता है तो वो किस देश के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, इटली, स्पेन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए। नेक्स्ट बात करता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो यहाँ पर 17 हैं, 19 हैं, 21 हैं या फिर 22 हैं। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो फ्रेंड यहाँ पर 22 लैंग्वेज की बात की गई है। यानी 22 जो हमारे अनुसूची में भाषाएं हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, डी वाला हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति होता है या फिर राष्ट्रपति होता है। तो 34 नंबर में बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री जो होता है भारतीय राष्ट्रीय एकता का परिषद का अध्यक्ष होता है। कौन प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। आगे जो हमारा क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। यानी भारत के संविधान में इनमें से किसका जिक्र नहीं है। अटॉर्नी जनरल का, कैबिनेट का, बजट का या फिर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का। तो फ्रेंड यहाँ पर बात करें तो देखिए अटॉर्नी जनरल का भी है तो ये हो नहीं सकता, कैबिनेट का भी है ये हो नहीं सकता, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का भी ये तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर बजट की बात नहीं की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी बजट हमारे संविधान में जिक्र नहीं किया गया इसका। तो करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समिति में से कौन सी 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है। क्या है, यानी कौन सी समिति जो है 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है। तो अशोक मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता समिति है, सरकारिया समिति है या फिर राव समिति है। तो यहाँ पर 36 नंबर की बात करें तो यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। बलवंत राय मेहता की जो समिति है वही 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि मोहम्मद गोरी ने पहली बार भारत में आक्रमण कब किया। यानी मोहम्मद गोरी जो था उसने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया। 1175 में, 1172 में, 1182 में, 1178 में। तो 37 नंबर में क्या बात करें तो यहाँ पर देखिए मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में पहली बार आक्रमण किया था। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए।
कह रहा है कि किसके काल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी किसके काल में मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब या फिर शाहजहां। तो 38 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए जहांगीर बहुत ही ज़्यादा चित्रकला का शौकीन था, तो यहाँ पर उसके ही जो काल था, मुगल काल था जहांगीर का, वही स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगल वास्तुकला का अभी किस पीछे कौन सी बात हो रही थी, बस पीछे हो रही थी चित्रकला की, यहाँ पर बात हो रही है मुगल वास्तुकला की। तो जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है या फिर अकबर है। तो 39 नंबर में बात करें तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर भैया अकबर शाहजहां है। तो शाहजहां ने ही ताजमहल बनवाया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 40 नंबर जो हमारा है इसमें कह रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया। 11 में किया, 714 में किया, 713 में किया या फिर 712 में किया। तो 40 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए 40 नंबर की बात करें तो यहाँ पर उसने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण 712 ईस्वी में किया था। ठीक है, आगे देखिए तो फ्रेंड इस तरीके से आपको बिल्कुल याद भी हो रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए भी जा रहे हैं आपको। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है कि नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है। नटराज की कांस्य मूर्ति किस वंश से संबंधित है, चेर से, चोल से, राष्ट्रकूट से या फिर पांडे से। तो करेक्ट आंसर की यहाँ पर बात करें 41 में तो यहाँ पर चोल का जो वंश था उसी से संबंधित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे बात कर रहा है कि ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसके समकालीन थी। यानी जो ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम थी किसके समकालीन थी। तो यहाँ पर देखिए जो एलिजाबेथ थी तो इनका कार्यकाल भी आपको बता दे रहा हूँ, यानी इनका कार्यकाल था 1558 ईस्वी से 1603 ईस्वी तक था। ठीक है, कब तक था, 1603 ईस्वी तक था। तो यानी इसके बीच में इसके दौरान हमारे भारत में कौन सा ऐसा मुगल शासक रहा है, जहांगीर रहा है, औरंगजेब रहा है, अकबर रहा है या फिर शाहजहां रहा है। तो यहाँ पर देखिए अकबर ही रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 42 का सी हो जाएगा। ठीक है, यानी अकबर यहाँ पर हो जाएगा। अकबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन रहा है, जिसे एलिजाबेथन युग भी कहा जाता है, एलिजाबेथन एज भी कहा जाता है। कब से, 1558 से लेकर 1603 तक ईस्वी तक, यानी 1558 पर ये थ्रोन पर बैठी थी। 1603 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है। और इसके बाद ये कौन बनता है किंग, यानी इसके बाद जेम्स फर्स्ट जो होता है, जेम्स फर्स्ट। ठीक है, ये जेम्स फर्स्ट जो होता है वो 1604 ईस्वी में क्या होता है, वो गद्दी पर बैठता है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको ये सारी डेट आपको याद हो गई होगी। ठीक है, आगे देखिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि 2600 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में कौन सी सभ्यता रही है। यानी 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में कौन सी सभ्यता रही है। सिंधु घाटी सभ्यता, कुषाण साम्राज्य, महाजनपद, वैदिक काल है। तो यहाँ पर हम 43 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए सिंधु सभ्यता जो रही है उस वही रही है। तो वही हमारी क्या है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट बात करता है कि हर्षवर्धन के राज्य का समय काल क्या था। हर्षवर्धन के राज्य का समय काल क्या था। 1602 से 1665, सॉरी 602 से 665 था, 600 से 658 था, 654 से 600 ईस्वी तक था या फिर 600 647 तक था। तो यहाँ पर 44 नंबर की बात करें तो यहाँ पर 606 से 647 ईस्वी तक रहा उसका समय काल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी 606 से 647 तक हर्षवर्धन के राज्य का समय काल रहा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना था। यानी जो नेपोलियन था, जो नेपोलियन बोनापार्ट का किस वर्ष साम्राज्य बना था। 1804 में बना था, 1804 में बना था, 1799 में बना था, 1815 में बना था या फिर 1802 में बना था। तो करेक्ट आंसर की ये बात करें यहाँ पर 45 नंबर में तो यहाँ पर 1804 ईस्वी में बना था। तो करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए
नेक्स्ट बात करता है, कह रहा है कि नाबार्ड में भारत सरकार का कितना हिस्सा है, यानी जो नाबार्ड एक ग्रुप है तो उसमें भारत का कितना हिस्सा है, 51% है, 55% है, 75% है या फिर 99% है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए जो नाबार्ड है उसमें हमारे भारत का हिस्सा कितना है, 99% है। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी कौन सा ऐसा कर है जो अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो एक्साइज ड्यूटी, निगम कर, सेवा कर या फिर बिक्री कर। तो 47 नंबर की हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा निगम कर है ये अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, निगम कर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, तो फ्रेंड देखिए जो हमारा 48 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी जो प्रत्यक्ष कर कोड है वो किससे संबंधित है। तो सेवा कर से है, एक्साइज ड्यूटी से है, बिक्री कर से है या फिर आयकर से है। तो यहाँ पर 48 नंबर की बात करें तो यहाँ पर ये किससे है, आयकर से है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, डी वाला हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है, यानी आरबीआई की नोट छपाई कहाँ होती है। तो देवदास में होती है, मैसूर में होती है, चेन्नई में होती है, नासिक में होती है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हमारा करेक्ट आंसर नासिक हो जाएगा। तो नासिक क्या है, आरबीआई की नोट छपाई की एक क्या है, जगह है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। नासिक याद रखना है कि नासिक में आरबीआई के नोट की छपाई होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक उधार लेने वाला कौन है, यानी भारत में सर्वाधिक उधार कौन लेता है। राज्य सरकार लेती है, भारतीय रेलवे लेती है, रिजर्व बैंक लेती है, तो भारत सरकार ही लेती है। तो करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पर फ्रेंड जो हमारा डी वाला हो जाएगा। तो आपको सबको पता है कि भारत सरकार पर जो कर्जा है तो इतना लदा हुआ है कि अगली जो सरकार होगी तो उसे वो कर्ज माफ चुकाते चुकाते क्या हो जाए, खत्म हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आई थिंक आपको ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए होंगे जीएस और जीके के। तो उम्मीद करता हूँ तो फ्रेंड तो ये सारे के सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो फ्रेंड वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट आने वाला वीडियो टाइम पर मिल जाए। तो इसी तरीके से आपके हर तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी आपके एग्ज़ाम तक। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।